नमस्कार वैद्यगण। आज दिनांक 18 जनवरी 2022 वैद्य अनिल पानसे सर स्मृति निमित्त आयोजित आयुर्वेद व्याख्यानमाला के पंचम पुष्प हम सर को अर्पित करने जा रहे हैं। आज का विषय मुझे समझा हुआ वाग्भट और आज के वक्ता वैद्य श्री प्रसाद बावड़ेकर सर पुणे से। सर का मैं बहुत स्वागत करता हूँ। सर का अल्प परिचय मैं देना चाहता हूँ। सर ने BMS PhD आयुर्वेद में किए हैं। BA MA MPhil संस्कृत योग आयुर्वेद पदवी का। प्रधान चिकित्सक स्वास्थ्य निकेतन आयुर्वेद चिकित्सा केंद्र, मानद चिकित्सक संजीवन हॉस्पिटल पुणे। संशोधन कार्य विभाग प्रमुख आयुर्वेद औषधि संशोधिका ज्ञान प्रबोधिनी में। सह संशोधक आयुर्सॉफ्ट प्रकल्प। विशेष संशोधन के विषय स्मृति, अनुक्त व्याधि, अनुक्त आहार, वृक्ष आयुर्वेद, हस्तलिखित संपादन, सूक्ष्म औषधि। विशेष अध्यापन विषय चरक संहिता, अनुक्त विचार, दर्शन शास्त्र, आयुर्वेदीय रुग्ण परीक्षा व व्याधि चिकित्सा, वनस्पति अध्ययन। विशेष प्रकाशन सर के बुक माधव निदान अध्याय 1 भाषांतर व टिपा, नवीन रोग व आयुर्वेद, प्रस्तावना लेखन आयुर्वेदीय आहार विमर्श, प्रस्तावना लेखन सूद शास्त्र, मधुजीवन में अनेक लेख प्रकाशित, मीमांसा विषय पे JAIM में लेख प्रकाशित, द्रव्य गुण मीमांसा, ये सर का बुक भी बहुत पॉपुलर है। सर से मैं विनती करता हूं कि वो अपने विचार व्याख्यान की शुरुआत करें। सर, ओवर टू यू। धन्यवाद अमोल जी। मित्रवर्य अनिल जी की स्मृति को प्रणाम करते हुए शुरू करते हैं। अनिल जी मेरे पुराने दोस्त थे। उम्र में यद्यपि छोटे थे, पर कोलटकर गुरुजी के सानिध्य में जितने भी हम लोग थे, उनमें ऐसी दूरी नहीं रहती थी। सभी लोग कोलटकर गुरुजी के शिष्य इसी भूमिका में रहते थे। इसलिए मेरे से उम्र में बड़े विद्या प्रमोद जी कुलकर्णी हो या छोटे हो जैसे अनिल जी पानसे है या वैद्य मेहत्रे जी है, तो हम सब ऐसे रहते थे कि जैसे हम लोग एक कुटुंब हो। एक अपनेपन का एहसास था जो अपने सबको जोड़ता था। और कोलटकर गुरुजी में एक मैग्नेटिज्म था, एक चुंबकीय शक्ति थी, वो एक बिल्कुल ही अलग ही थी। फिर भी ऐसा नहीं था कि हर एक की अपनी कुछ विशेषताएं नहीं थी। कोलटकर गुरुजी हर एक को उसके उसके जो अलगपन था उसी हिसाब से पढ़ाते थे या हर एक को अलग अलग कुछ मार्गदर्शन करते थे, इसलिए प्रोत्साहित करते थे। इसलिए जैसे बोलते हैं कि गणपति की मूर्तियां नहीं बनी कोलटकर जी सर के यहाँ, हर एक जो एक हीरा बना वो अपने अपने तेज से पनप रहा है, आप देख सकता है। फिर भी जिन्होंने आते ही अपना एक पैर जमा लिया था, ऐसे जो कुछ लोग थे कि जिन्होंने आए कोलटकर जी के सानिध्य में और एक अपना स्थान जमा लिया, वहां पे जमा लिया, अपने एक स्थान बना लिया, अपना पैर जमा लिया। ऐसे जो लोग थे उसमें एक थे अपने अनिल जी पानसे। आते ही उनका एक वाग्भट का जो प्यार था, उनकी कह सकते हैं कि एक वाग्भट की बीमारी थी उनको। तो उनको तो खुद को तो लग गई बात वाग्भट की बीमारी, और उन्होंने इतनी जोर से फैलानी शुरू कर दी कि
बड़ा महत्वपूर्ण कार्य उन्होंने किया कि एक वाकबट की बीमारी फैलाने का कार्य बड़ा उन्होंने किया। आयुर्वेद कॉलेज में जब पढ़ाने लगे तब अभी मुझे कुछ नाम मालूम है। पराग दाते है, एक आदिश और पार्थ काळे है, शायद हमारा दोस्त अमेय पाटकर भी होगा कि जिनको सूत्र स्थान पूरा कंठस्थ है। ऐसे जूनियर लोग, सीनियर लोग तो कुछ मालूम है मुझे। हमारे मैत्रेय जी है, नासिक के शायद परेश डांगे है, उनका भी सूत्र स्थान पूरा कंठस्थ होगा। लेकिन गोवा के कॉलेज में जो एक वाकबट की बीमारी फैलाने का काम किया, वो पूरा अनिल का एक उनका अपना सही अपना एक कार्य बड़ा महत्वपूर्ण रहा है हमारे ज़माने में। यानी कि मैं बात कर रहा हूँ 85 से लेकर थोड़ा 90 तक की। तो इतना एक माहौल था कि बहुत सारे लोग ऐसे वाकबट हाथ में लेकर घूमते थे, वाकबट की गुटी। और जहाँ भी बैठे तो एक तो पढ़ना शुरू, नहीं तो कंठस्थ करना शुरू। तो स्वाभाविकतः तुला एवढं बोलला ऐसे पण लोगों असतील को दहा मला गॅरंटी एक आहे मला. परिहास को भी सामने लाना दहा पड़ता। बोलला असतं तर बोलला ठीक आहे त्यात जॉईन होतो. ऐसे लोगों ऐसे लोगों को स्वाभाविक रूप से कुछ परिहास का सामना करना पड़ता था। और ऐसे परिहास करने वाले जो लोग थे, उनमें मैं भी एक था। वाग्भट का परिहास नहीं करता था, लेकिन जो ये वाग्भट रटने वाले जो लोग थे, उनका जरूर परिहास करता था। और हमारे अनिल जी तो सुबह जल्दी उठकर 4, साढ़े 4, 5 बजे उठकर वाग्भट के कुछ पाठ करते थे। तो मुझे ज़रा थोड़ा अजीब लगता था, तो मैं बहुत ही परिहास करता था। एक अलग ही माहौल था। तो इस परिहास में कुछ ऐसी बात हुई कि हमारे गुरुजी ने कहा कि तो इतना जो परिहास करता है वाग्भट का, तो एक बार पढ़ क्यों नहीं लेता पूरा। तो मैंने कहा नहीं गुरुजी, मुझे तो ये वाग्भट नहीं भाता। पढ़ा था, थोड़ा बहुत पढ़ा था मैंने, नहीं, ऐसी बात नहीं कि बिल्कुल टच नहीं किया था। लेकिन जिस तरीके से चरक को मैं पकड़ के बैठा था, ऐसा मैंने कभी वाग्भट को आज तक छुआ नहीं था। आज तक यानी आज तक छुआ भी नहीं है, फिर भी उस समय तो बिल्कुल नहीं छुआ था। तो गुरुजी ने कहने पर मैंने इंटर्नशिप में मेरा पूरा वाग्भट पढ़ लिया, सटीक पढ़ लिया। तब तक तो जितना जरूरी रहता था उतना ही हाथ लगाता था, बस दैट्स ऑल। प्रतिदिन का पढ़ना जो मेरा था वो चरक का था, और कभी संदर्भ विशेष की जरूरत पड़े तो वाग्भट। तो एक बार पूरा पढ़ लिया इंटर्नशिप में, और गुरुजी को निवेदन कर दिया कि गुरुजी, हो गया मेरा अभी, बस अब मुक्ति दे दो वाग्भट से, अपना चरक ही ठीक है। ये घटना है 1990 की। अब ये हमारे अनिल जी जो है, ऐसी छलांग लगा के चले गए हैं, लौटने का कुछ नाम नहीं लेंगे अभी। लाइन तो बड़ी थी, बहुत सारी बड़ी लाइन लगी है उनके आगे, उम्र की। मालूम नहीं उसमें बीच में क्यों घुस गए और चले गए। तब मैंने तय कर लिया कि क्या दोस्त को दूंगा मैं। उम्र में छोटा है, डांटने का मेरा अधिकार बनता है। छोटा भाई भी था उसके, और मेरी माँ का मायका एक था, जो गणपति का मोरगांव है, वो उसकी भी माँ का मायका, और मेरी भी माँ का मायका वही उसी गांव में। तो एक थोड़ा सा अलग रिश्ता भी था हमारा, तो डांटने का हक मेरा बनता है। फिर भी क्या दूं उसको मैं। तो मैंने कहा कि चलो आज अनिल के लिए पूरा वाग्भट पढ़ लेते हैं। अन्यथा क्या देना, मैं उसे क्या दे सकता हूँ अभी। फिजिकल तो कुछ दे नहीं सकता, लेकिन उसकी जो जो सहवास था मेरा, उसका कुछ स्मरण करना, ये उसकी स्मृति को वंदन रहेगा। इसलिए मैंने पूरा वाग्भट पढ़ लिया। थोड़ा बहुत शेष है लेकिन पढ़ लिया।
अब पुणे में या एक ऐसा कहे कि हमारा जो यहाँ का आयुर्वेदीय माहौल है कोलटकर गुरुजी के विद्यार्थियों का, उसमें कुछ ऐसी मान्यता है कि अगर वाग्भट पढ़ना है आपको तो मैत्रेय जी और रसिक पावसकर जी की अनुमति लेनी चाहिए। तो मेरे दोनों भी दोस्त हैं, तो दोनों ने बड़ी प्यार से मुझे अनुमति दे दी कि चलो पढ़ लो भैया वाग्भट, कोई बात नहीं, आप पढ़ सकते हो, ऐसे उन्होंने प्रोत्साहित कर दिया। पर उन्होंने दोनों ने शर्त भी रखी कि जो भी आप पढ़ोगे उसके बारे में आपको कुछ अनुभव कथन करना होगा। आपने जो अनुभव किया, आपको जिस तरीके से वो वाग्भट का एक परसेप्शन हो गया, वो आपको बताना पड़ेगा सबको। तो और वो भी मुझे मौका आज अमोल जी की अनुकंपा से मिल गया है। तो इसलिए मैं ये आप पेश कर रहा हूँ कि मुझे समझा हुआ वाग्भट। अब ये थोड़ा ऐसा है कि ये मैं थोड़ा सा ऐसा है कि 90s के बाद 1990 के बाद मैंने इस साल ये पूरा वाग्भट, थोड़ा बहुत बाकी है फिर भी एक पूरा वाग्भट अभी पढ़ लिया है, यानी कि इस 6-7 महीने में पढ़ लिया है। अब ऐसा हुआ है, इसलिए ये मेरा, ऐसा कह सकते हैं कि ये मेरा दूसरा वचन है। अभी मेरा आज तलक का चरक का अध्ययन, आज तलक के चिकित्सा का अनुभव, आज तलक के संशोधन का अनुभव, वो सब अनुभव देखकर एक जो मेरा परसेप्शन बना है, एक जो मेरा परिप्रेक्ष्य बना है, वो मैं आप सबको कहूँगा। अब यहाँ की गुणगान गाने की तो कुछ ये नहीं है, नौबत नहीं है, क्योंकि मैं जैसा मुझे दिखा वाग्भट, इतने दिनों के बाद उसको स्पर्श किया है, पढ़ा है, और इतने दिन के बाद पढ़ा है, और अब मेरा कुछ एक अस्तित्व बन गया है, वजूद बन गया है मेरा। तो उसके बाद ये मुझे कैसा लग रहा है वाग्भट, ये मैं आपसे बात करूंगा। तो ये बात करने में ये कुछ स्वाभाविक मर्यादा है। पहली बात तो ये मैंने कही थी कि ये मेरा दूसरा सलग वाचन है। बात बात पर मैं कभी कभी रेफर करता हूँ, लेकिन जिसको कहते हैं कि एक कंटिन्यूअस रीडिंग, तो ये मेरा दूसरा है। दूसरी बात यह है कि जब मैंने पहले पढ़ा था, तब मुझे हेमाद्री की टीका बहुत अच्छी लगी थी, क्योंकि हेमाद्री खुद मीमांसक है। लेकिन इस श्रृंखला में एक व्याख्यान अलग से होने वाला है कि मीमांसक हेमाद्री की विशेषता क्या है, इसलिए मैं उस पर भी बात नहीं करूंगा। तो इन दोनों मर्यादाओं के साथ मैं अभी मेरा प्रतिपादन करूंगा। वैसे अगर मैं चरक संहिता या कालिदास का काव्य या पंडित कुमार गंधर्व, इन विषयों पर अगर बोलना शुरू कर दूं, तो हो सकता है जब तक कोई मेरा मुंह नहीं दबाता तब तक मैं ठहरता नहीं। पर आज वाग्भट पर ज्यादा नहीं बात कर सकता, क्योंकि मेरा अनुभव ज्यादा नहीं है, ज्यादा परिचय नहीं, तो क्या ज्यादा बोलेंगे। और बहुत सालों के बाद पढ़ा है, तो स्वाभाविक रूप से एक तटस्थता मुझ में आ गई है। तो एक तटस्थ परिचायक के रूप में मैं आज का मेरा वक्तव्य होगा। अब स्वाभाविक रूप से एक ये तुलना होगी। अब तुलना का मेरा परिप्रेक्ष्य में स्पष्ट करता हूं। सिर्फ साधर्म्य और वैधर्म्य बताना, इसको मैं तुलना नहीं मानता कि इसमें ये है और इसमें ये नहीं है, इसमें ये समान है, ये असमान है, ये सिर्फ बताना, इसको मैं तुलना नहीं मानता। तो तुलना कब शुरू होती है? तो तुलना जब शुरू होती है कि ये जो साधर्म्य है या वैधर्म्य है, उसका देश, काल और व्यवहार, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, इस भाषा में समझाता हूं आपको। अगर आपके पास पेन है, पेंसिल है, तो जरा एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ये आप कर दीजिए। तो एक्स एक्सिस है देश, वाई एक्सिस है काल, और तीसरा जो जेड एक्सिस है उसको कहते हैं व्यवहार। तो ये जो साधर्म्य और वैधर्म्य है, इस साधर्म्य और वैधर्म्य का देश, काल और व्यवहार पर, इसके आधार पर स्पष्टीकरण देना,
ये कोई समीक्षा है, जरा अपना माइक बंद करें तो अच्छा होगा। कोई समीक्षा है और यहाँ पे मेरा वो माइक दिख रहा है, उनका माइक चालू है, जरा कृपया बंद करने की कृपा करें। और भी एक चालू है कोई माइक, अरुणा कुछ, जरा कृपया अपना माइक बंद करें। यस सर, अच्छा, यस सर, मैं देख लेता हूँ सर। यस। हाँ, तो मैं कह रहा था कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस पर देश, काल और व्यवहार। देश यानी चरक का काल, चरक का देश, किस देश में, किस भौगोलिक अवस्था में, किस भौगोलिक प्रदेश में उन्होंने अपनी संहिता लिखी, किस काल में उन्होंने अपनी संहिता लिखी, और किस व्यवहार में उन्होंने अपनी संहिता लिखी। इस परिप्रेक्ष्य में वाग्भट को रखना या किसी को भी रखना, इसको मैं तुलना कहता हूं। अन्यथा क्या होता है, जैसे कि आपने देखा होगा, शाकुंतल नाटक है और शकुंतला का महाभारत में काव्य है। अब जैसे हमारे एक नरहर कुरुंदकर जी एक बड़े विद्वान रह चुके हैं महाराष्ट्र के, तो उन्होंने एक बहुत पते की बात कही है। वो कहते हैं कि कालिदास का घर व्यास जी के खिड़की से मत देखो आप, कालिदास जी का घर व्यास जी के खिड़की में से मत देखो, क्योंकि दोनों का परिप्रेक्ष्य ही अलग है। शकुंतला जो काव्य है, उसमें शकुंतला एक अलग रूप से पेश की है, और शकुंतला जो इतिहास है वो अलग तरह की बताती है। वैसे ही आप देख लीजिए, शिवशाहीर बाबा साहेब पुरंदरे जो लिखते हैं शिवचरित्र, वो अलग लिखते हैं, और श्रीमान योगी जो ये लिखते हैं, हमारे रणजीत जी देसाई, वो अलग तरीके से लिखते हैं। एक ही व्यक्ति है, छत्रपति शिवाजी महाराज, लेकिन परिप्रेक्ष्य दोनों का, रचना का अलग है। इसलिए ये जो फर्क करना है, वो इस तरीके से फर्क करना है हमको कि साधर्म्य वैधर्म्य दिखता है तो देश, काल और व्यवहार में किस तरीके से क्यों दिखता है, इसको हमको देखना होगा। तो थोड़े बहुत ये मेरा फ्रेमवर्क रहेगा। जो कुछ मैं साधर्म्य वैधर्म्य की चर्चा करूंगा वो उसी तरीके से करूँ। अभी वाग्भट की जो अपनी विशेषता है, श्री श्रीलंका से लेकर तिब्बत तक ये ग्रंथ का स्वीकार हुआ था। अपनी एक मान्यता थी, उनकी एक अपनी गरिमा प्रस्तुत हो चुकी थी। मुझे किसी ने बताया कि हमारे घरों में, जैसे महाराष्ट्रियन घरों में, एक राम रक्षा हो, गणपति अथर्वशीर्ष हो, ऐसे एक पठन की परंपरा रहती है घर में, शाम के काल ऐसे ये सब करते हैं। वैसे श्रीलंका में किसी घर में एक वाग्भट का अध्ययन करने की, वाग्भट का पठन करने की परंपरा थी, ऐसा मैंने सुना है। अभी तो मुझे बिल्कुल याद नहीं कि किसने कहा था और किस संदर्भ में कहा था, लेकिन हो सकता है कि अनेक घरों में ऐसी वाग्भट पाठांतर की पद्धति हो, जो वैद्य नहीं है उनके घरों में भी। अच्छा, अब ये विशेषता क्यों है कि उनका पद्यमय शैली, और ये पद्यमय शैली बिल्कुल ही वाग्भट को अनूठा बनाती है। कंठस्थ करने में बहुत आसान है। अनुष्टुप वृत्त है, स्वागता वृत्त है, पुष्पितागरा, पृथ्वी, शार्दूल विक्रीडित, द्रुत विलंबित आदि छंदों की उनकी योजना है। तो गीत गायन जैसे कंठस्थ करना बहुत ही आसान होता है। कभी मजाक में हम सूत्रस्थान के जो 15 वाद्य है, उसको शादी के मंत्रों जैसा गाते थे। हमारे महाराष्ट्रियन इसमें शादी का जो श्लोक रहता है, उसको गाने की एक अपनी पद्धति है। तो ये जो है सूत्रस्थान के सब 16वें इसमें जो द्रव्य है, उसको हम ऐसे गाते थे, ऐसे ही परिहास में, मजाक में गाते थे। अनिल जी को मैंने कहा भी था एक दिन, देख तेरी शादी में यही मैं गाऊंगा, ये मधु न मधु को लंबा, ये जो वो गाते हैं ना, ये पौरोहित्य करने वाले, तो उनको थोड़ा बाजू हटा के मैं तेरी शादी में यही गाऊंगा, मदन मधु न मधु को लंबा, ये पूरे श्लोक के पूरे श्लोक गाऊंगा। यद्यपि मेरे कंठस्थ नहीं है पूरे के पूरे, लेकिन जो भी 4-5 श्लोक या कंठस्थ है, वो तेरी शादी में जरूर गाऊंगा। तो डर गया था।
उसका सौभाग्य था कि मैं उसकी शादी में पहुंच नहीं पाया, अनुपस्थित था। अब वाग्भट जी की विशेषता यह है कि उन्होंने श्रोताओं को या पढ़ने वालों के लिए एक सुविधा रख दी है कि जो भी उनके अलग अलग छंदों के या वृत्तों के उन्होंने इस्तेमाल किया है, उनके नाम भी उन्होंने चतुराई से उसमें लिख दिए हैं। कि जैसे इसको पृथ्वी है या शार्दुल विक्रीडित है, तो या स्वागता है, पुष्पितागरा है, ये सब नाम भी उन्होंने बड़ी चतुराई से उसमें जोड़ दिए हैं। तो ये भी एक बिल्कुल उनकी अलगता है, ये आप देख सकते हैं। अब यहाँ देख लीजिए आप, ये बिल्कुल आसान नहीं है। देश काल व्यवहारों के अक्षों पर देखे तो प्रखर विद्वत्ता पूर्ण चरक सुश्रुतों का कुछ साल के बाद करना जरूरी हो जाता है। क्योंकि क्या होता है अन्य अन्य शास्त्रों ने भी, जैसे कि आप देख सकते हैं, आपको मालूम सबको होगा कि न्याय का तर्क संग्रह है मीमांसा। तो मीमांसा भाष्य पढ़ना, ये अपने चरक जैसे 3 4 5 ग्रंथ हो जाते हैं। मीमांसा का मूलभूत ग्रंथ पढ़ना, मीमांसा सूत्र पढ़ना या उस पर टीका पढ़ना। तो ये विषय क्या है, ये समझने के लिए अत्यंत प्राथमिक रूप से कुछ ग्रंथों की जरूरत पड़ती है। उसे कहते हैं प्रकरण ग्रंथ। जैसे न्याय का है तर्क संग्रह और मीमांसा का है अर्थ संग्रह। ऐसे ही देश काल व्यवहार की इस परिप्रेक्ष्य में देखें तो कुछ ऐसे ग्रंथों की जरूरत पड़ी होगी शायद, या थी, आज भी है, कि जो कालोचित हो, जो देशोचित हो, और एक व्यवहारोचित भी हो। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ती है? जो नए लोग आते हैं उनकी रुचि बढ़ाने के लिए पर्याप्त व्यवस्था चाहिए। क्योंकि आपने देखा होगा कि हम जब फर्स्ट ईयर कॉलेज में चले गए तो ये पंचमहाभूतों का सिद्धांत सीखते सीखते हम लोग तो बोलने लगे कि भैया महाभूत 5 नहीं होते, 6 होते हैं। तो ऐसे ही प्रयास में तो किसी ने पूछा 6 कैसे होते हैं, तो हमने कहा कि 5 तो ये पृथ्वी आप तेज वायु, और सिखाने वाले जो है ना व्यक्ति, वो भी एक महाभूत ही है। ये कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो ऐसी अवस्था में एक थोड़ा सा जो एक विषय में रुचि उत्पन्न करे, या कम से कम उसका जो डर है वो भगाए, या बहुत ही सूक्ष्म रूप में उस पूरे विषय का एक कैनवास कितना है वो बताए, ऐसे कुछ जरूरी होती है। और वो काम चरक, अगर फर्स्ट ईयर के आदमी को कुछ चरक हाथ में दे दे और बोले कि ये पढ़ ले, तो उसे ये पहली बात तो ये समझ में नहीं आएगा कि ये क्या चल रहा है यहाँ पे। दूसरी बात, वो उससे डर जाएगा कि ये समझ में नहीं आ रहा, तो डर जाता है, अरे यार ये पढ़ना है। तो ये डर की भावना भी जानी चाहिए। और तीसरी बात कि धीरे धीरे धीरे, जैसे कि एक, जब तक पढ़ने वालों का एक अपना स्तर तैयार नहीं होता तब तक आगे वाला एडवांस नहीं सिखाते। ठीक है ना? कि अगर आपको कुछ समझो कुछ जटिल शस्त्र सीखना है, तलवार सीखनी है, या समझो कुछ नानचा कुछ सीखना है, तो मार्शल आर्ट सीखना है, तो पहले आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप ले जाते हैं कि बस इतना ही करो आज, अरे ये फोड़ दिया, बड़ा अच्छा किया, ये पहले ये लकड़ी घुमाओ, एक छोटी लकड़ी घुमाओ, अच्छा बड़ी अच्छी है, ये हो गया, चलो अभी आगे जाओ। नहीं तो क्या होता है कि पहले ही दिन में अगर आपको पूरा 2 2.5 किलो की तलवार आपके हाथ में देती और बोले चलो घुमाओ, तो 2 4 वार करके आप रख दोगे और निकल जाओगे, नहीं भैया मुझसे नहीं होता ये। ठीक है ना? इसलिए ऐसे प्रकरण ग्रंथों की जरूरत होती है पढ़ते समय। तो ये देशोचित और कालोचित जो जरूरी थी, वो वाग्भट ने बड़ी अच्छी तरह से एक पेश किया, एक समन्वय किया है, चरक सुश्रुत का बड़ा अच्छा समन्वय किया। अब समन्वय करते समय ऐसा होता है कि आपको अगर समन्वय करना है दो या अधिक पक्षों का, पक्ष यानी राजकीय पक्ष नहीं, पक्षों का, या दोस्तों का, या कुटुंबियों का, तो आपको किसी एक भूमिका में रहना बिल्कुल जरूरी होता है, दृढ़ रहना, कि मैं इस भूमिका में दृढ़ रहूंगा, मैं सबको संभाल लूंगा, सबको साथ ले जाऊंगा। जैसे कि अपने प्रधानमंत्री कहते हैं सबका साथ सबका विकास, लेकिन वो अपनी भूमिका पर दृढ़ है
इसलिए दृढ़ भूमिका पर रहने के बाद वो सबका साथ सबका विकास कर सकते हैं। तो जैसे मुझे लगता है, मेरा जो परसेप्शन है कि वाग्भट एक अत्यंत उत्तम चिकित्सक स्वयं रह चुके हैं और उसके बाद वो काय चिकित्सा में अपने पैर दृढ़ जमाने के बाद वो शल्य तंत्र और काय चिकित्सा और जिसको हम कहते हैं जनरल प्रैक्टिस, तो जनरल प्रैक्टिस में जिसका जो उचित है, कालोचित है, देशोचित है और व्यवहारोचित है, उसका एक समन्वय बिल्कुल अच्छी तरह से कर रहा है। ये एक मेरा परसेप्शन हो गया है। अभी मैं आपको थोड़ा सा एक और इसमें से कौन सी अलग अलग बातें बन जाती है, इसके लिए मैं थोड़ा सा शास्त्रीय संगीत का दृष्टांत दे दूंगा, समझने में अच्छा इसलिए। अभी दृष्टांत किसको बोलते हैं? जो मूर्ख विदुषाम बुद्धि साम्य। तो गाना तो सबको पता चलता है कि गाने के जो दृष्टांत होते हैं सबको ये पता चलते हैं, इसलिए मैं आपको गाने की थोड़ी सहायता लेकर ये आपको, मैं गाऊंगा नहीं, डरने की जरूरत नहीं है, मैं गाऊंगा नहीं, लेकिन कुछ गानों के बारे में चर्चा करते हुए वाग्भट की विशेषताएं समझाऊंगा। हम चर्चा कर रहे थे कि जो किस तरीके से वो समन्वय हो रहा है। अमोल जी, यहाँ पे बहुत सारे लोगों के ये माइक चल रहा है, तो ये मुझे थोड़ा, मेरी आवाज पहुंचने में थोड़ी दिक्कत आ रही है, तो जरा व्हॉइस कृपया। क्लिअर येतोय सर. हा, व्हॉइस क्लिअर येतोय सर तुमचा. मी तरी काळजी घेतो, मी रिमूव्ह करतो हाँ, माईक चालू नाही, आहे. बऱ्याच जणांचे माइक चालू आहेत. हो हो, मी पाहतो सर, नो प्रॉब्लेम. हाँ, अच्छा। तो तो मैं बात कर रहा था कि कैसे वाग्भट जी की विशेषताएं आती है, तो मैं आपको बता रहा था कि एक जमाना ऐसा था कि जो शास्त्रीय संगीत था, जो हमारा जिसको फोक संगीत कहते हैं, वो तो घर घर में चलता था, लेकिन जो शास्त्रीय संगीत था तो राजमहल तक सीमित था। अब महाराष्ट्र के नाट्य संगीत जो बना उसके बाद और फिल्म संगीत के बाद वो घर घर तक पहुंच गया शास्त्रीय संगीत। अब लोग आशा जी को सुनते हैं, निगाहें मिलाने को जी चाहता है, बड़ा अच्छा लगता है। यशोदास जी को सुनते हैं, जब दीप जले आना, बड़ा अच्छा लगता है। उसमें जो लाजवाब सरगम है उसका आनंद लेते हैं। अभी सबको मालूम नहीं है कि ये निगाहें मिलाने को जी चाहता है या जब दीप जले आना, इसमें जो सरगम है, या कुछ चंदन सा बदन गाना है, इस सब में समान क्या है? तो राग यमन उसका समान है, उसमें राग यमन ही है। तो अभी जो सामान्य सुनने वाला है वो 5 बार सुनेगा, 10 बार सुनेगा, उसकी सरगम कंठस्थ करने का प्रयत्न करेगा, तो वो उस यमन का आनंद लेगा इस माध्यम से कि वो निगाहें मिलाने को जी चाहता है का आनंद लेगा या जबदीप जले आना का आनंद लेगा, और वही आनंद वो लेता रहेगा। जिसको अधिक कुछ अध्ययन करने की जरूरत पड़ती है, या जिसको उसमें ये सीख सीख कर ऐसा लगता है कि अरे मुझे इसमें थोड़ा अंदर जाना है, कि ये निरेगा कैसे आ गया, ये सरगम कैसे आ गई, इसमें तो बहुत कमाल की है, यशोदास जी ने भी कमाल की है और आशा जी ने भी कमाल की है, तो इसमें कुछ समानता लग रही है और मुझे इसका अध्ययन ज्यादा करना चाहिए, तो वो संगीत विद्यालय में सीखने जाएगा। नहीं तो कुमार जी की यमन सुनेगा, भीमसेन जी का कुमार सुनेगा, ये यमन सुनेगा, किशोरी अमोनकर जी का यमन सुनेगा और पूरा एक एक घंटा सुनेगा। अब जो आनंद कुमार जी हो या भीमसेन जी हो या अभिषेकी जी हो या किशोरी जी हो, ये पूरे एक एक घंटे में देते हैं, वही आनंद आशा जी हो, लता जी हो, यशुदास जी हो, ये हमें 3-4 मिनट में देते हैं। अब देखिए, हम लोग ऐसे नहीं कह सकते कि इनका अच्छा है या इनका बुरा है, तो वही आनंद, अब देखिए कितनी खासियत है लता जी के या यशोदास जी के गाने में। जो आनंद हमें कुमार जी की पूरी 1 घंटे के महफिल में मिलता है, वही आनंद हम वो आशा जी के निगाहें मिलाने को जी चाहता है में मिल सकता है। जरूरी ये है कि आपको वो यमन क्या है पता होना चाहिए। अब दूसरी बाजू से देखें तो आपको यमन क्या है पता नहीं है, लेकिन आप जो आनंद ले रहे हैं, अभी आप आनंद लेने के बाद आपको अगर अच्छा लगता है तो आप सीखेंगे, नहीं तो नहीं सीखेंगे। वैसे ही एक प्राथमिक आनंद पैदा करना, एक रुचि उत्पन्न करना, ये बड़ा काम वाग्भट जी ने किया है। मैंने चरक अनेक सालों तक मैं प्रतिदिन पढ़ता था,
जब तक चरक मेरा रोज का पढ़ना नहीं होता था तब मैं रात का खाना नहीं खाता था। ऐसे मेरे बड़े बड़े सालों की एक मेरा एक पद्धति थी कि जब तक चरक एक पूरा आधा घंटा नहीं पढ़ूंगा तब तक खाना नहीं खाऊंगा, सोऊंगा नहीं, जो भी हो, कहीं भी हो। इतने सालों में मेरा लगभग 10 15 20 बार खंडो हो गया होगा, लेकिन ज़्यादा नहीं खंडो हुआ है। अब कुछ कारणों के कारण ऐसे हुए कि मैंने गले लास्ट 5 साल मैंने पूरा चरक पढ़ना छोड़ दिया है। तो इतने अंतर के बाद मैंने वाग्भट पढ़ लिया। तो मुझे मेरा हुआ वो परसेप्शन कैसे हुआ आपको बताता हूँ मैं। पंडित कुमार गंधर्व जी का भूप एक अलग अपनी पेशकश है उनकी, वो सुनना। और सुधीर फड़के जी ने एक गाना गाया है, आपको मालूम होगा, ज्योति कलश छलके, उसी राग में है, भोपाली में। तो वो दोनों सुनना जितना अच्छा लगता है, कुमार जी का 1 घंटा सुनना, 2 घंटा सुनना भूप राग, और ज्योति कलश ये गाना सुनना सुधीर फड़के जी का, बस वही अनुभूति। कुमार जी का तो मैंने सालों से सुन रहा हूँ, लेकिन कभी जब भी सुनता हूँ थोड़ा सुधीर फड़के जी का, तब वही अनुभूति होती है कि अरे क्या वो जो भूप गाया था कुमार जी ने, वही अनुभूति मुझे 5 मिनट में, 6 मिनट में सुधीर फड़के जी दे रहे हैं। उसी भूप में शब्द अलग है फिर। इसी तो ये वाग्भट की विशेषता है कि जो आनंद चरक घंटों पढ़ने से मिलता है, वही आनंद संक्षिप्त रूप में वाग्भट देते हैं, और उसी तरह का आनंद होता है, बशर्ते कि आपने पहली एक बार चरक पढ़ा हो। तो आपको उसके 1 घंटे में की महफिल में क्या ताकत है अगर पता चलती है, तो आपको वाग्भट का एक अलग एहसास होता है, आपको वाग्भट एक अलग पता चल जाता है। अगर आप वाग्भट से शुरू करते हैं तो आपको वाग्भट अच्छा लगता है, और आप उस चरक की ओर जाने की सोच करते हैं। ये वाग्भट की एक अलग विशेषता है। अब चरक और सुश्रुत को किसी व्यवहारिक या कालोचित व्यवस्था में लाना कोई आसान बात नहीं है। जिनका चरक ऐसा होता है कि किसी एक बात को, बड़े बात को छोटे स्तर पर लाना बिल्कुल आसान नहीं होता। जिसको वो पूरा का पूरा हजम हो गया हो, वही ला सकता है। वही आदमी उसका एक छोटे बच्चों को, जैसे हमारी दादी होती है, नानी होती है, उनका अनुभव इतना होता है कि वो बड़े से बड़े बात भी छोटे से बच्चे को भी समझा सकती है। जिसको शायद वो बच्चे का बाप समझेगा कि 1 घंटा बताना पड़ेगा इसको यार, तो वो नानी बिल्कुल एक छोटे से दृष्टांत देकर 2 4 मिनट में समझा लेती है, क्योंकि उसे वो बात बिल्कुल अलग से पता होती है, वो हजम हो गई होती है, सालों का अनुभव होता है, सालों का चिंतन होता है। वैसे ही मुझे वाग्भट का एक विशेषता लगी कि उनको चरक और सुश्रुत इतने कुछ हजम हुए हैं कि वो अभी आओ किसको बताना है वाग्भट, अच्छा इसको बताना है, चलो उसको बताते हैं। इसको आयुर्वेद सिखाते हैं, अच्छा इसको आर्ष चिकित्सा सिखानी है, चलो इसको इसको कान और नासा की चिकित्सा सिखानी है, चलो उसको सिखाते हैं। समन्वित चिकित्सा सिखाते हैं, क्योंकि वाग्भट को ये वाचरक और ये सुश्रुत पूरा का पूरा हजम हो गया है। ऐसी मेरी एक मान्यता अभी ये अ, जो मेरा वाचन हुआ उसमें मुझे प्रतीत हुआ। अभी मुझे किसी ने कहा, एक हमारे सीनियर दोस्त है, एलोपैथिक है, वो लता जी के बहुत करीबी है। तो उन्होंने कहा था कि वो जब लता जी को मिलने गए थे तब लता जी रियाज कर रही थी। अब आप देखिए, इसको 2 4 महीने हो गए। तब ऐसा है कि अभी इस उम्र में भी लता जी रियाज करती है, इसलिए जो भी गाना निकलता है। अभी मैं और एक बात बता देता हूँ। एक वर्कशॉप में गया था मैं, श्रीधर फड़के जी का वर्कशॉप था। तो उन्होंने कुछ एक गाना सिखाया, साकार गंधा रहा, एक मराठी गीत है। तो जो सुनने वाले थे, मैं भी था, वो बोले बहुत ही कठिन है। तो सब लोग ने कहा कि कठिन है ये, कैसे निकलेगा गले से। तो उन्होंने कहा, श्रीधर फड़के जी ने, कि क्या मुश्किल है, आशा जी ने 80 साल की उम्र में ये गाना गाया है। अब मैं वहां आगे ही बैठा था,
तो मैंने कहा अभी तो मेरी उम्र 55 है, तो ठहरता हूँ जरा 25 साल, उसके बाद गाऊंगा। तो वो हंस पड़े। लेकिन कहने की बात यह है कि 80 साल की उम्र में आशा जी के गले से जो निकलता है वो आज भी बहुत सारे लोगों के गले से नहीं निकलेगा। ये वास्तविकता है, क्योंकि उनको ये गाना हजम ही हुआ है आशा जी को। वैसे ही चरक और सुश्रुत इतना हजम हुआ है वागभट जी को कि जो भी आता है ऐसा लगता है अरे यार दिखने में तो कितना अच्छा है ये, बहुत ही सीधा और सादा कर दिया है, लेकिन ये नहीं है, उसमें बहुत सारा पोटेंशियल भरा है। ये समझने के लिए आपको वागभट पढ़ने के बाद चरक पढ़ने की जरूरत है। आर्मी में कहते हैं कि मोर यू स्वेट इन पीस लेस यू ब्लीड इन वॉर। आप शांति काल में जितना पसीना बहाओगे उतना आप वॉर में कम आपका खून बहेगा। तो समझ में आता है कि वागभट जी ने अपना इतना पसीना उसमें निचोड़ा है चरक और सुश्रुत का कि उनको ये सब आसान ही लगता है। बहुत ही असाधी और छोटी छोटी रचना में वो चरक और सुश्रुत का जो उन्होंने 10 या 50 श्लोकों में जो बात कही ये 2-4 श्लोकों में बता देते हैं। ये एक मेरी अलग सी अनुभूति मुझे हो गई थी। अत्यंत सुगम रूप में वागभट जी ने दिया है। तो मैं सोच रहा था कि इतना सुगम रूप में वागभट जी ने दिया है तो उन्होंने चरक और सुश्रुत में कितनी डुबकियां लगाई होगी। एक कहते हैं अवधिर्लंघित एव वानर भटैः किंतु अस्य गंभीरता अवधिर्लंघित एव वानर भटैः किंतु अस्य गंभीरता आपाताल निमग्न पीवरतनु जानाति मंथाचलः आपाताल निमग्न पीवरतनु जानाति मंथाचल। यानी कि जो वानर वानर भट्ट यानी वानर योद्धा, श्री राम जी की सेना में जो वानर योद्धा थे उन्होंने समुद्र का उल्लंघन तो कर लिया, लेकिन समुद्र की जो गंभीरता है वो कौन जानता है? वो मंथाचल ही है। और क्यों जानता है वो? क्योंकि वो पाताल तक अपने पैर जमाए हुए खड़ा है समुद्र में, इसलिए समुद्र की गंभीरता वही जानता है। तो ऐसा है कि चरक और सुश्रुत की गंभीरता जो है जो पता चली है वागभट को, इसलिए वो अपने पैर चरक और सुश्रुत में इतने गड़े गाड़ कर खड़ा है कि वो सब देख सकता है। उसको पता है कि चरक और सुश्रुत की गंभीरता क्या है। बाकी बहुत सारे लोग चरक और सुश्रुत पर लेखन कर चुके हैं, लेकिन इसको पता है कि चरक और सुश्रुत की गंभीरता क्या है, इसलिए वो समन्वय अच्छा बहुत कर सकता है। पुनः एक बार मैं संगीत के दृष्टांत का सहारा लेता हूँ, और ऐसा है कि अगर आप इसमें इतनी डुबकियां लगाते हो किसी भी विषय में, चरक हो या सुश्रुत हो या अपना ये गाना हो या कुछ जो भी शास्त्र आप सीखना चाहते हैं, कि उसमें अगर आप डुबकियां लगाते हो निरंतर आप तो आपसे भूल हो ही ना पाती। इसलिए मैं गाने का दृष्टांत देता हूँ आपको, क्योंकि वो समझने में आसान है। आपने वो गाना सुना होगा, आयो कहाँ से घनश्याम, मन्नाडे जी ने गाया है वो। तो उस गाने में उसका राग है खमाज, खमाज राग बोलते हैं। अब खमा अपने अपने राग की एक अपनी अपनी परिभाषा होती है। किसी भी राग में एकन 12 सुर रहते हैं, 12 में से 5 सुर आ जाए तो उसको राग कहते हैं। और कुछ विकृत स्वर है, कुछ शुद्ध स्वर है, अचल स्वर है, शुद्ध नहीं अचल। तो विकृत यानी जो 2 तरह के होते हैं, जैसे रे है तो शुद्ध भी होता है कोमल भी होता है, ग है शुद्ध भी होता है कोमल भी होता है, म है शुद्ध भी होता है तीव्र भी होता है, ध है, सा और प ये अचल स्वर है। बाकी के सब लोग उसको विकृत स्वर कहते हैं, क्योंकि उनके 2 प्रकार होते हैं। तो ऐसे ही निषाद जो भी है, सारे ग म प ध नी, ये नी भी 2 प्रकार का होता है, शुद्ध होता है और कोमल भी होता है। तो खमाज में दोनों का सम्मेलन होता है, दोनों भी सुर लगते हैं। अब गाने वालों के जो शास्त्रीय संगीत के जो नियम है उसमें ऐसा है कि अगर आपका निषाद लगना है, किसी सुर में निषाद गाना है आपको, तो उस निषाद के आगे कौन सा सुर आएगा उसके अनुसार आपका ये निषाद शुद्ध रहेगा या कोमल रहेगा, निर्भर करेगा। पुनः एक बार बता देता हूं मैं
कि निषाद लगना है, अगर इस गाने में निषाद आने वाला है, सुर आने वाला है, तो ये दोनों का अनुमति है, दोनों की अनुमति है। शुद्ध भी लग सकता है या कोमल भी लग सकता है। किसी किसी गाने में जैसे यमन हो तो उसमें शुद्ध ही लगता है, उसमें कोमल की संभावना नहीं है। लेकिन अभी ये खमाज जो राग है उसमें दोनों की संभावना है, दोनों लगा सकते हैं, आपको चॉइस है। पर संकेत ये है गाने वालों में कि अगर आगे वाला सुर ये निषाद से ऊपर हो, यानी कि सा हो या ऊपर वाला रे हो या ऊपर वाला ग हो या ऊपर वाला जो भी हो, तो आपको ये शुद्ध लगेगा। और निषाद के बाद अगर नीचे वाले सुर हो, यानी कि ध हो या और नीचे वाले सुर हो, तो ये निषाद कोमल लगेगा। ऐसा एक संकेत है। यानी आगे वाले सुर से जो नजदीक है वो सुर लगेगा, ऐसे मान्यता है। अब फिल्म संगीत में थोड़ी इतनी तो ये नहीं रहती कि बस अभी शास्त्रीय संगीत के जो नियम है वैसे के वैसे फॉलो नहीं होते। मिश्र पहाड़ी बन जाता है, मिश्र शिवरंजनी बन जाता है, जो सुर उसमें राग में नहीं है वो भी आ जाते हैं। पर ये गाना गाया है मन्ना डे जी ने। अब मन्ना डे जी ने वो शास्त्रीय संगीत में इतनी डुबकियां लगाई है कि आप ये गाने की सरगम देख लीजिए। धनी ध ध ऐसी वो सरगम है, मैं नहीं गा रहा, आप सुन लीजिए। तो उस गाने की सरगम में ध नी और निषाद के बाद है दैवत, तो वो निचले वाला सुर है। तो बिल्कुल निचले वाला सुर होने के कारण मन्नाडी जी ने जो लगाया है वो कोमल निषाद है। अब इतनी उन्होंने डुबकियां लगाई है कि उनको म्यूजिक डायरेक्टर ने बताने की जरूरत ही नहीं है कि अभी ये आगे वाला दैवत है तो आपका कोमल निषाद लगना चाहिए, बताने की जरूरत नहीं है, वो उनको लग गया है। तो ऐसा एक इतनी डुबकियां लगाने के बाद आपको एक डिसिप्लिन आ जाता है, उस सिस्टम का एक डिसिप्लिन आ जाता है। और वो डिसिप्लिन चरक का और सुश्रुत का दोनों का एक वाग्भट में आ गया है, ऐसी मेरी मान्यता है, ऐसी मेरा विश्वास है। गलती हो ही नहीं सकती। ऐसे ही और एक मैं दृष्टांत देता हूँ, जो मराठी वाले लोगों को ये पता चलेगा। गुंतता एक मत्स्यगंधा नाम का नाटक है, संगीत नाटक है। उनका संगीत रचना की है पंडित जितेंद्र अभिषेकी जी ने। तो कैसे ये डिसिप्लिन लग जाता है और डिसिप्लिन का एप्लीकेशन कैसे होता है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। डिसिप्लिन का तो मैंने दृष्टांत दे दिया, अब डिसिप्लिन का एप्लीकेशन का एक मैं आपको दृष्टांत देता हूँ। तो ये अभिषेकी जी ने संगीत दिया है, तो उसमें एक गीत है, गुंतता हृदय है, बड़ा अच्छा गीत है, आप यूट्यूब पर सुन सकते हैं। तो उस में दोनों निषाद है। अब अभिषेकी जी की खासियत है जो है, तो उन्होंने ऐसा किया है कि वहां पे एक ये आता है कि नदियों का संगम का उल्लेख आता है। तो नदियों का संगम का उल्लेख आते समय अभिषेकी ने बड़ी चतुरता से उन दोनों निषादों का भी संगम उसी स्थान पर किया है। तो ये होता है एक डिसिप्लिन तैयार हो जाना और उसका उचित कालोचित, देशोचित और व्यवहारोचित उसका एप्लीकेशन करना। तो ये जो मन्नाडे जी की और अभिषेकी जी की खासियत हमें गानों में दिखाई पड़ती है, वो हमें यहाँ मुझे 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 हमें नहीं कहता सकता मैं, क्योंकि अलग अलग परसेप्शन हो सकता है आपका। मुझे ये अलग अलग जगहों पे ये दिखाई दी कि ऐसा पढ़ते समय हो गया कि अरे वाह क्या बात है। जिसे गाना सुनते समय मेरा हो जाता है कि मैं कहता हूँ अरे क्या वाह क्या बात है, वैसे ही वाकबट पढ़ते पढ़ते मेरा बहुत बार हो गया अरे कि वाह क्या बात है। तो ये परसेप्शन ही ऐसा था कि अरे कितना ये चरक में डुबकियां लगाई है और कितना डुबकियां लगाने के कारण इनकी एक डिसिप्लिन तैयार हो गई कि उसका एप्लीकेशन बड़ी चतुरता से उन्होंने अलग अलग स्थानों पर किया है। यही अनुभूति मुझे वाकबट पढ़ते समय जब मैं पढ़ रहा था तब अलग अलग स्थानों पर आ रही थी। उदाहरण के तौर पर आप चरक सुश्रुत के वाकबट चरक सुश्रुत और वाकबट के ऋतुचर्या का अध्याय देख लीजिए, और उसमें व्यवहार का बहुत बड़ा अंतर पड़ा है चरक सुश्रुत और वाकबट में ऋतुओं की गणना में। लेकिन वाकबट जी ने जो उसकी पेशकश की है वो बिल्कुल पढ़ते पढ़ते ऐसा हो जाता है कि एक क्या बात है ऐसी बात निकलती है। तो एक बार ये ऐसे ही पढ़ रहा था मैं, तो प्रतिदिनम क्षयेत श्लेष्मा, प्रतिदिनम क्षीयते श्लेष्मा, ऐसे एक ऋतुचर्या में सूत्र आ गया, बहुत दिन हो गए उसको।
तो मैंने वो प्रतिदिनम, या अभी भूल गया मैं, प्रतिदिनम या कुछ तो भी सूत्र था, यानी कि श्लेष्मा का प्रतिदिन क्षय होता है। तो मुझे मैंने उसी समय कह दिया कि अरे क्या बात है यार। तो वो क्ल्यू मुझे मिल गया वाग्भट जी का, प्रत्यहम, हाँ, प्रत्यहम क्षीयते श्लेष्मा, ऐसा सूत्र है ऋतुचर्या अध्याय में। तो मैंने उस सूत्र का एप्लीकेशन कर दिया स्पोर्ट्स मेडिसिन में। कैसे? तो स्पोर्ट्स मेडिसिन में जो 100 मीटर की या 200 मीटर की या 500 मीटर की दौड़ लगाते हैं, उनका श्लेष्मा प्रत्यहम क्षीयते। तो उनके लिए आहार कौन सा चाहिए, विहार कौन सा चाहिए, खाने के प्रैक्टिस के समय उनका आहार क्या चाहिए, विहार क्या चाहिए, क्योंकि ये 100 मीटर की दौड़ लगाते हैं तो उनकी दोषिक विकल्पना वातवृद्ध, वातवृद्धतर, वातवृद्धतमा ऐसे ही बन जाती है। अब इसका विमर्श मैं यहाँ पे नहीं करूंगा, मेरा जो पुस्तक है द्रव्य गुण मीमांसा, उसमें ये सब कर दिया है। लेकिन ये जो वाग्भट ने लिखा था एक छोटा सा सूत्र कि प्रत्यम क्षीयते श्लेष्मा, उस सूत्र का आधार उसी समय मैंने कहा था कि क्या बात है, और उस क्या बात का उपयोग मैंने अलग अलग तरीके से किया है, स्पोर्ट्स मेडिसिन में किया है। तो अभी यहाँ पे उन्होंने तत्व नहीं बदला है, वाग्भट जी ने तत्व नहीं बदला है, जो कुछ बदला है वह व्यवहार बदला है। थोड़ा अभी प्रसंगोपात में तत्वशास्त्र व्यवहार का थोड़ा वर्णन करता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम नहीं सब लोगों ने मुझे कभी सुना है कि नहीं सुना है, तो शायद ये डुप्लीकेशन भी हो जाए, फिर भी कोई बात नहीं। तो तत्व जो होता है वो अमूर्त होता है, शास्त्र जो होता है वो उसी तत्व को व्यवहार में लाने के लिए एक फ्रेमवर्क जो होता है उसको शास्त्र कहते हैं, और व्यवहार जो है वो व्यवहार है। मैं थोड़ा और स्पष्ट करता हूँ, वही स्पष्टीकरण जो मैं बार बार देता हूँ, समझने में आसान है इसलिए वही बार बार देता हूँ, कि सामान्य विषय सिद्धांत है हमारा वृद्धि समान ही सर्वेशम, ये हमारा तत्व है, वृद्धि समान ही सर्वेशम, ये हमारा तत्व है। और हम खून बढ़ाने के लिए खून देते हैं, रक्त बढ़ाने के लिए रक्त पान कराते हैं, मांस बढ़ाने के लिए शतावरी देते हैं, या विदारी देते हैं, शुक्र बढ़ाने के लिए अश्वगंधा देते हैं। तो इस तरीके से हम यही करते हैं, पर इस व्यवहार को एक परार्थानुमान क्षमता होनी चाहिए, इसलिए स्वार्थानुमान क्षमता भी होनी चाहिए और परार्थानुमान क्षमता भी होनी चाहिए। इसलिए जो फ्रेमवर्क बनता है उसको कहते हैं शास्त्र। पुनः एक बार बताता हूँ, तत्व ये होता है उसको मूर्ति नहीं होती, वो बिल्कुल एक परमेश्वर जैसा होता है कि उसको मूर्ति नहीं होती, उसको आकार नहीं होता। अब इस अमूर्त तत्व की उपासना कैसे करें, व्यवहार करना है हमको, तो उसके लिए जैसे मूर्ति बनती है वैसे ही इस अमूर्त को व्यवहार में लाने के लिए ऐसा कुछ फ्रेमवर्क चाहिए जो सबको पता चले, यानी कि उस क्षेत्र में काम करने वालों को। तो उसके लिए जो फ्रेमवर्क बनता है उसको कहते हैं शास्त्र। अभी ये हमारा शास्त्र क्या है? द्रव्य सामान्य, गुण सामान्य, कर्म सामान्य। तो अभी तत्व क्या है? तत्व है हमारा कि वृद्धि समान ही सर्वेशम। शास्त्र कौन सा बन गया है? तत्व द्रव्य सामान्य, गुण सामान्य, कर्म सामान्य। अब यहाँ से बैठकर कोई मध्य प्रदेश का लड़का हो या कन्याकुमारी का लड़का हो, वो मुझे कहता है कि मेरे पास ये रुग्ण आ गया, उसका रक्त क्षीण था, तो द्रव्य सामान्य की अनुषंग से मैंने उसको साक्षात बकरे का खून पिलाया, या मैंने माक्षिक भस्म खिलाया, या मैंने उसको ये फलाना दे दिया, तो मुझे पता चलता है कि ये वृद्धि समान ही सर्वेशम तत्व का इसने द्रव्य सामान्य से व्यवहार किया है, या गुण सामान्य से व्यवहार किया है, या कर्म सामान्य से व्यवहार किया है, ये मुझे पता चलता है। तो इसको कहते हैं तत्व, शास्त्र और व्यवहार। तो आयुर्वेद के तत्व बदले नहीं है, ये तो आयुर्वेद की खासियत है। इसलिए वाग्भट जी ने ऋतुचर्या अध्याय में कभी भी तत्व नहीं बदले हैं, व्यवहार बिल्कुल बदला है, लेकिन वो तत्व को समर्पक रखते हुए व्यवहार जरूर बदला है। तो ये भी मुझे थोड़ा सा एक अजीब एक अनुभव उसमें हुई है। अभी जो मैंने अभिषेक जी के गाने का दृष्टांत दे दिया, उसी के उदाहरण के तौर पर आप चरक सुश्रुत के वाग्भट आमाशयघात की चिकित्सा, चरक और सुश्रुत के आमाशयगत वात की चिकित्सा और वाग्भट जी ने उनका किया हुआ उन दोनों के तत्वों का एप्लीकेशन, ये आपके लिए एक अच्छा ये अनुभूति का एक
उदाहरण हो सकता है। अब यहाँ पे देख लीजिए, चरक जी का जो आमाशयगतवाद का परिप्रेक्ष्य है वो पूर्णतः क्रिया शरीर का परिप्रेक्ष्य है, और वाग्भट जी का जो आमाशयगतवाद का परिप्रेक्ष्य है वो रचनात्मक विकृति का भी परिप्रेक्ष्य है। इसलिए प्रायः चरक जी के विवरण में स्वतंत्र आमाशयगतवाद की प्रायिकता आती है, लेकिन सुश्रुत के आमाशयगतवाद की चिकित्सा में ये करके पहले आप ये खिलाओ, षड्दरण चूर्ण खिलाओ 6 दिन के लिए, 7 दिन के लिए षड्दरण चूर्ण खिलाओ, ऐसा बोलते हैं सुश्रुत जी। क्योंकि सुश्रुत जी को ये रचना शरीर की विकृति की भी पता है, तो सुश्रुत जी का जो आमाशयगतवाद है वो रचनात्मक विकृति भी हो सकती है, यानी कि वो परतंत्र आमाशयगतवाद भी हो सकता है। चरक के परिप्रेक्ष्य में वो अपना ही स्वतंत्र ही है। तो वाग्भट जी को स्वतंत्र आमाशयगतवाद भी देखना है, परतंत्र आमाशयगतवाद भी देखना है, इसलिए वो दोनों का बहुत ही अच्छा सम्मेलन करते हैं। ऐसा एक प्रातिनिधिक उदाहरण ये है। अभी यहाँ और एक अध्ययन के लिए मैं आपको और ले चलता हूँ चरक और वाग्भट के अर्श चिकित्सा के बारे में। तो अब आप देख लीजिए कि चरक जी ने जो कहा है, पहले निदान किया है, उसमें पूर्व रूप बताई है, संप्राप्ति बताई है, साध्यता बताई है, अपना मत बताया है। तो अपना मत जो बताया है वो बड़ा ही अजीब है। वो चरक जी का कॉन्फिडेंस बताते हैं। क्या कहते हैं चरक जी, मैं आपको सुनाता हूँ। तत्राहुरे के शस्त्रेण कर्तनम हितमर्षसा। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि शस्त्र से कर्तन करो, दाह करो क्षार से, वो सब करके उसमें कुछ समस्या आ सकती है। इसलिए वो चरक जी कहते हैं यत्तु कर्म सुखोपायम अल्पपरोक्षम अदारुणम तदर्शसा परोक्षामी समूलानाम निवृत्ति। ये उनका एक अपना कॉन्फिडेंस है, ये बोस्टिंग नहीं है, वो बड़बोलेपन नहीं है, ये अपना कॉन्फिडेंस है। क्योंकि जहाँ पे जरूरत पड़ती है तो वहाँ पे चरक जी कहते हैं कि अत्र धन्वंतरिणाम अधिकार, ये मेरा काम नहीं है, वो धन्वंतरी शल्य का अधिकार है। तो ऐसे चरक एक चिकित्सा अपनी बताते हैं, तब एक एक अधिकरण अलग अलग होता है। तो चरक जब आप पढ़ते हो चरक का अर्श का चिकित्सा, तब आप देख लीजिए कि एक पहले शुष्क की चिकित्सा बताइए, उसमें वात प्रदान, शिश्म प्रदान, लेप है, संचित दुष्ट रुधिर का निकल जाता है ऐसा कहते हैं। उसके बाद गाढ़ शकृत अवस्था है, उसके बाद स्रावी चिकित्सा की है, स्रावी में एक एक अवस्था का वर्णन करते हैं। वाग्भट पहले जब पेशेंट आता है तब क्या करना चाहिए, तो पहले वाग्भट बताते हैं क्षार और अग्निकर्म करो। अभी यहाँ पे चरक जी कहते हैं कि यत्तु कर्म सुखोपायम अल्पमरुषम उदाहरणम तदर्शताम प्रवक्ष्यामि समूलानाम निवृत्ते। वाग्भट जी कहते हैं कि सुश्रुत जी ने कहा है तो पहले तो क्षार और अग्निकर्म कर दो। उसके बाद वो कहते हैं कि क्षार और अग्निकर्म करके बाद कहते हैं कि आवश्यक चिकित्सा जो बस्तीशूल हो, शकृत का प्रतिघात हो, उसकी चिकित्सा कहते हैं। और उसके बाद कहते हैं कि जो क्षार को अयोग्य है उसकी चिकित्सा बताता हूँ। उसके बाद वो तक्र के प्रयोग बताते हैं, भिन्न शकृत के प्रयोग बताते हैं, गाढ़ वर्चस्वों के प्रयोग बताते हैं, और रक्ताशय में अनुबंध देख के चिकित्सा करो, ये अपना एक मत बनाते हैं उसमें। तो ये उनका, और व्याधि कल्प में उन्होंने बड़े सूक्त है, चुक्र है, असव है, लेह है, गुटिका है, चूर्ण है, एक बड़ा कैनवास औषधियों का दिया है। अब यहाँ हाँ, अगर आप देख ले तो चरक जी ने एक तत्वों का एक भंडार दिया है, और वाग्भट जी यहाँ पे आपको एक बड़ा समुदाय देते हैं औषधियों का। तो जैसे कि मैंने कहा कि देशों कालोचित व्यवहार पर मंदानाम व्यवहार है जिसको बोलते हैं, ऐसा आपको दिया है वाग्भट जी ने। और अगर आपको तत्वों की जानकारी लेनी है, जाइए चरक पढ़िए, सुश्रुत पढ़िए। तो ये उनकी एक वाग्भट की और एक अलग सी खासियत मुझे दिखाई पड़ी। तो नुस्खों की ऐसी व्यवस्था जनरल प्रैक्टिशनर को बिल्कुल जरूरत होती है, कि क्योंकि उनके पास सामग्री का एक अलग अलग कारण हो सकते हैं कि मैं दिन में 50 पेशेंट देखता हूँ, तो इतने काम मैं तत्वों का व्यवहार कर दूँ। मुझे ऐसा कुछ बताइए कि मैं पेशेंट को ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट दे सकता हूँ, उसमें कुछ मुझे बता दीजिए, तो मैं
उसका काम कर दूंगा। ऐसी भी होती है, अलग अलग कारण होते हैं, उसके तफसील में मैं नहीं जाना चाहता, जरूरत भी नहीं है। तो नुस्खों की ऐसी व्यवस्था जो जनरल प्रैक्टिशनर को जरूरत है, वो वाकबट जी ने बिल्कुल अच्छी तरह से दे दी। कभी कभी शास्त्रों में भी उन्होंने अपना पक्ष रखा है, ऐसे नहीं कि सिर्फ व्यवहार में बताया है। और उस शास्त्रों को पक्ष रखकर भी अपना एक उन्होंने उस शास्त्र का एप्लीकेशन कैसे करना है उसके बारे में कुछ कहा है। मुझे एक एक मिनट के लिए जरा माफ करें, आता हूं मैं। हाँ ठीक है। तो ये मैं कह रहा था कि वाकबट जी ने एक व्यवहार की सुलभता जो दी है, पर उन्होंने शास्त्र में भी अपना कुछ खुद का पक्ष रखा है। तो आप देख लीजिए, जैसे कि प्रकृति की संकल्पना है, तो प्रकृति की संकल्पना में चरक जी ने सिर्फ वातल, पित्तल, श्लेष्मल ऐसा ल प्रत्यय युक्त इस्तेमाल शब्द किया है। उन्होंने ऐसा नहीं कहा है कि प्रकृति शब्द वात प्रकृति कहा, ऐसे उस पर ज्यादा उनका ये नहीं है। लेकिन वाघभट जी ने वात प्रकृति, पित्त प्रकृति, कह प्रकृति, ये सब शब्द इस्तेमाल करके उसका एक एप्लीकेशन भी बताया है। तो ये थोड़ा शास्त्र में, अभी शास्त्र व्यवहार तत्वों की संकल्पना, मुझे मैं ऐसा गृहित पक्ष है मेरा कि आपको समझ में आ गई होगी कि शास्त्र क्या है, तत्व क्या है और व्यवहार क्या है। तो ये शास्त्र में थोड़ा उन्होंने अपना पक्ष रखा है कि उन्होंने चरक का ल प्रत्यय निकालकर उन्होंने अपना एक प्रकृति शब्द उसमें डाला है। तो ये भी एक बात, उनकी एक अलग सी खासियत मुझे दिखाई। अब शास्त्र की बात कर रही तो मुझे ये दिखता है कि वाग्भट में लेशोक्त की संख्या बड़ी है। अभी लेशोक्त यानी थोड़ी सी बात। इस पर मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, ये लीना जी बावड़ेकर शायद बोलेंगी कभी, नहीं तो बाद में। उन्होंने इस पर एमफिल किया है, उनका पुस्तक भी प्रसिद्ध है, लेशोक्त विस्तार। तो लेशोक्त यानी कुछ बात संक्षेप में की जाती है, तो उसका विस्तार कैसे करें। ये वाग्भट में बड़े ही ऐसे स्थान है कि जो उन्होंने बातें संक्षेप में कही है, लेकिन उनका विस्तार अगर लिखने बैठ गए तो चार चार फुलस्केप या पांच पांच फुलस्केप, या कभी कभी तो चार चार पांच पांच प्रिंटेड पेजेस भी हो सकते हैं, इतना उसका विस्तार हो सकता है। ऐसा उनके तो वाग्भट में ये स्वाभाविक है, क्योंकि उनको पद्य में रचना करनी थी। पद्य में जो आता है वो स्वाभाविक रूप से संक्षेप में आता है, क्योंकि पद्यों की विशेषता ये अल्प शब्दों में कहना, यही उसकी विशेषता है। अब वाग्भट की विशेषता ये है कि जब हम काव्य करते हैं तब काव्यों में अपने को, आपको ध्वन्यर्थ जिसे कहते हैं, शब्द के तीन अर्थ होते हैं। एक को बोलते हैं वाच्यार्थ, यानी कि जो शब्द से डायरेक्ट अर्थ प्रतीत होता है उसको वाच्यार्थ कहते हैं। दूसरा अर्थ होता है लक्ष्यार्थ, यानी कि शब्दों के आगे भी कुछ अर्थ होता है। और काव्यों में तीसरा अर्थ भी बनाया जाता है, उसको कहते हैं ध्वन्यर्थ, यानी कि उसमें कुछ सूचना होती है जो शब्दों में नहीं कही जाती। जैसे कि कोई प्रियतमा कहती है कि वो कितनी देर से मैं, वो प्रिय व्यक्ति कहती है कि क्यों इतने आप दूर देर से आ गई, मैं तो कब से आपकी राह देख रहा था, ऐसा वो प्रियतमा कहता है। तो प्रियतमा जो है वो कहती है, हाँ बिल्कुल, आप कितनी देर से आए हो वो मुझे पता चला, वो जो बगुला है ना तो बैठा है। तो यानी कि जो बगुला अगर इतनी ठंडी से बैठा है, उड़ नहीं गया है, तो आप अभी अभी आए, एक ही कुछ 5-10 सेकंड हुए हुए, ये उसमें सूचना है।
जो शब्दों से पता नहीं चलती। तो ऐसे अर्थों की संभावना यही काव्य का विशेष है, ये आने भी चाहिए, लेकिन शास्त्र में इसकी अनुमति नहीं है। अगर शास्त्र में आप ध्वन्यर्थ ढूंढने लगे तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। तो शास्त्र में जो अभिप्राय है वो पूरा का पूरा वाच्यार्थ से या लक्ष्यार्थ से ही पता चलना चाहिए, और उस रचना में वाग्भट जी बिल्कुल सफल रह चुके। वो कुछ ध्वन्यर्थ पर छोड़ नहीं देते, जो कुछ भी बताते हैं वो वाच्यार्थ से बता देते हैं और थोड़ा सा लक्ष्यार्थ से बता देते हैं। अब ये जो लक्ष्यार्थ की बात है उसी को मैं कह रहा हूँ, ये लेशोक्त है, यानी कुछ थोड़ा खेद कि जो वाग्भट में एक लेशोक्त का अध्ययन, ये अलग से एक आपके जिनको ज़्यादा अध्ययन करना है वाग्भट का, प्राथमिक अध्ययन करने के बाद जिनको एक व्यापक अध्ययन करना है, उनके लिए ये एक विषय बन जाता है कि वाग्भट के लेशोक्त का अध्ययन, यानी कि जो वाग्भट में संक्षिप्त में बातें कही है उसका विस्तार करना। और मैंने ये देखा है, कभी मैंने लीना जी से भी देखा है कि एक एक सूत्र का विवरण 7-8 उसके पेजेस हो सकता है, इतना उसमें पोटेंशियल है। तो एक हमारे मित्र है नीलेश डी ढवड़े, एमडी कर रहे हैं, उन्होंने ये एमडी के लिए विषय लिया है कि वाग्भट के लेशोक्त का अध्ययन। तो ये भी एक अलग विषय है, ये अच्छा विषय है। अभी और एक जो मुझे भा गया वाग्भट में ऐसा है कि मैं थोड़ा बहुत काव्यों का भी अध्ययन करता हूँ, काव्य शास्त्र का भी अध्ययन करता हूँ। तो इसलिए ये वाग्भट जी ने जो अनुप्रास हो या यमक हो आदि जो रचना के अलंकार कह सकते हैं, उसका प्रचुर इस्तेमाल किया है। वो काव्यों के अध्ययन करने वालों को भी एक अच्छा अध्ययन का विषय हो सकता है। मेरे लिए एक मैं थोड़ा बहुत मीमांसा सीखा हूँ, तो अर्थवादों का अभ्यास ये मैंने एक थोड़ा किया था, लेकिन उसमें ज़्यादातर चरक का अध्ययन किया था मैंने। तो थोड़ा बता देता हूँ अर्थवाद क्या होता है। अर्थवाद यानी जो कहा गया है उसको थोड़ा बूस्टिंग करने के लिए कुछ और ज़्यादा कह देना। यानी कि जैसे हम कहते हैं कि अरे ये आपने वहाँ पे ये वड़ा खाया है, आप वहाँ पे वड़ा खाइए, तो ये मैंने कह दिया। और उसकी तारीफ करने के लिए मैं अरे क्या बताओ नंबर एक वड़ा, तो ये जो क्या बताओ नंबर एक वड़ा, ये मैंने मूल जो मैंने कहा है कि वहाँ पे वड़ा खाओ या वहाँ पे मिसळ खाओ या वहाँ पे चाय पियो, एक नंबर चाय एक नंबर मिसळ, ये जो मैं एक नंबर चाय एक नंबर मिसळ ये जो कहता हूँ उसको कहते हैं अर्थवाद। अभी तो हमारे यहाँ पे बहुत सारे ऐसे अर्थवाद दिखते हैं कि मेध्यम गांव भवेत, ये जो गुरुता है वो गाय और भैंसों को भी मेधावी बना देता है, त्रिदिनात तो हो जाता है, ये 3 दिन में ये ठीक हो जाता है, ऐसे जो इसे ऐसे वाक्यों को कहते हैं अर्थवाद। तो उनका अध्ययन करना ये मेरे लिए एक मैंने किया था चरक का। तो ऐसे ही अर्थवादों का अध्ययन करना, ये जिनको थोड़ा बहुत मीमांसा का ज्ञान है वो कर सकते हैं। ये अध्ययन का एक अलग पोटेंशियल उसमें होता है। अब ये अर्थवाद क्या है, उसके कितने प्रकार है, गुणवाद क्या है, ये सब अभी मैं नहीं बोलूँगा, अभी वो उचित नहीं होगा। लेकिन अगर जिनको किसी को अगर अध्ययन करना है तो मैं तैयार हूँ, मैं थोड़ी बहुत मदद कर सकता हूँ। अभी ये साहित्य की जो मैंने जैसे कहा कि मैं साहित्य का भी विद्यार्थी रह चुका हूँ, आनंद लेता हूँ साहित्य का। तो साहित्य की परिप्रेक्ष्य तो ऐसे हमारे मस्तिष्क में बैठा रहता है, क्योंकि जब कोई भी ग्रंथ में पढ़ता हूँ तब ये साहित्य काव्य संगीत जितने भी मुझे मालूमात है वो सब इकट्ठा लेकर अपना एक माहौल अपने दिमाग में बन जाता है। तो जब मैं वाग्भट पढ़ रहा था तब आयुर्वेद संगीत और जितने भी मुझे मीमांसा जो भी कुछ मैंने सीखा है आज तक, जो अनुभव किया है, रुगणों का अनुभव है, वो सब इकट्ठा लेकर ही मैं पढ़ूंगा ना। यानी कि रोज का पेपर भी जो मैं पढ़ता हूँ वो भी पढ़ता हूँ, तब ये सब मेरे जो अनुभव आज तक किया है वो सब अनुभव इकट्ठा लेकर ही मैं पढ़ना शुरू करता हूँ, तभी मेरा अपना अपना परिप्रेक्ष्य बन जाता है। वैसे ही है कि जो मेरा साहित्यिक दृष्टिकोण जब जागृत हुआ तो मुझे लगा कि काव्यों की रचना, छंदों की रचना या यमकानी की रचना, ये भी एक वाग्भट में कही जाने वाली एक बात मुझे सच पता चली।
उनकी एक कथा है वाग्भट जी के बारे में, कहते हैं, मुझे मालूम नहीं किसने कही है, कि साक्षात धन्वंतरी एक बार भूतल पर आ गए और उन्होंने ऐसा तय किया कि चलो जरा वैद्यों की परीक्षा करते हैं। और इसलिए उन्होंने ऐसा शुरू कर दिया कि हर एक वैद्य के पास जाते थे और पूछते थे कोरुक, कोरुक यानी को अरुक, कोरुक कोरुक कोरुक, ऐसे 3 बार पूछते थे। अभी ये उसमें ये अवग्रह बन जाता है, इसलिए उसका उच्चार ऐसा होता है, लेकिन शब्द है को अरुक, यानी रुझावान कौन नहीं है या अरुझावान कौन है, कोरुक कोरुक कोरुक, ऐसा वो 3 बार पूछते थे। तो कोई उत्तर नहीं पर्याप्त दे पाता था। लेकिन जब वो वाग्भट जी के पास गए, तब वाग्भट जी ने बड़ी चतुराई से उत्तर दिया कि कोरुक कोरुक कोरुक, हितबुक मितबुक अशाकबुक, हितबुक मितबुक अशाकबुक। अभी आप देख सकते हैं कि ये कथा शायद दंत कथा होगी, हेर से जिसको बोलते हैं। फिर भी एक वाग्भट जी का जो प्रत्युत्पन्न मतित्व उसमें आता है कि जिस ढंग से पूछा गया सवाल है, रुक शब्द उसमें है, तो ये उसमें क अंतिम आया है, आधा क है, तो उसी ढंग में उन्होंने उसी छंद में, उसी लय में उत्तर दिया है, कोरुक कोरुक कोरुक, हितबुक मुतबुक शाखबुक। ये जो उन्होंने उत्तर दिया है, वो उनकी प्रत्युत्पन्न मति का ही एक आविष्कार है। मैंने ये कथा सुनी है, तो अनुभव आता है, और ये जो आपको दिखाई देगा कि बशर्ते अगर आपने चरक सुश्रुत पढ़ा हो, तो ये वाग्भट जी के प्रत्युत्पन्न मति का अनुभव आपको जरूर आएगा। अभी इसलिए इसी कारण ये जो वाग्भट की इतनी सारी खूबियां है, इसी के कारण एंथोलॉजी कहते हैं, यानी कि एक क्या बोलते हैं, विश्वकोश जैसे होते हैं ना, कि बहुत सारे विषयों की चर्चा होती है, ऐसे उसको कहते हैं। तो बृहद संहिता, वराह मिहिर जी की एक बृहद संहिता है, उसमें वृक्षायुर्वेद से लेकर किले के निर्माण तक या दुनिया भर के विषयों का एक कुछ ना कुछ सम्मिलित किया है। ऐसे एंथोलॉजीज में, इसको कहते हैं एंथोलॉजी, हिंदी में मुझे मालूम नहीं क्या कहते हैं, क्षमा करें। तो ऐसे एंथोलॉजीज में वाग्भट के श्लोक अंतर्भूत किए गए हैं। तो आप बृहद संहिता में देख सकते हैं, ये वाग्भट के बहुत सारे श्लोक उसमें अंतर्भूत किए गए हैं। मेरा एमफिल का विषय था वृक्षायुर्वेद, तो उसके कारण मैंने बृहद संहिता पूरी की पूरी देख ली थी। तब मुझे दिखाई पड़ा कि वाग्भट के बहुत सारे श्लोक उसमें आ गए थे। गरुड़ पुराण में भी अगर आप देखें, तो वाग्भट के बहुत सारे श्लोक वहां पे आ गए। और जिसको प्रैक्टिशनर्स मैनुअल कहते हैं, ऐसे कुछ छोटे छोटे पुस्तक है, वैद्य जीवन है, बहुत ही छोटे छोटे पुस्तक है, उसमें भी ज्यादातर वाग्भट के ही श्लोक आए हैं। आप वो पर्याप्त ही है, क्योंकि वाग्भट की इन सारी विशिष्टताओं के कारण वो एक बिल्कुल उनका एक हैंडबुक कहते हैं ना, हैंडबुक बन गया है। अभी अब कृपया ये मेरी दृष्टता ना माने, पर मेरा ये कहना है कि अनुक्त का सामना करने की ताकत मुझे वाग्भट में नहीं दिखा दी। कृपया ये मेरी दृष्टता ना माने, मुझे कतई वाग्भट जी का अपमान करने का विषय नहीं है। जितना प्यार मैं करता हूँ सभी ग्रंथकारों से, चरक जी से, स्वाभाविक रूप से चरक पर जितना प्यार है उतना किसी अन्य के ऊपर नहीं है, फिर भी आदर तो सबका करता हूँ, तो दृष्टता ना माने। पर मुझे चरक में जो अनुक्त का सामना करने की एक ताकत दिखाई देती है, वो मुझे वाग्भट में दिखाई नहीं दी। थोड़ा अनुक्त के बारे में बता देता हूँ। अनुक्त यानी जो ग्रंथों में कहा गया नहीं है, जैसे कि हमें आज कैंसर दिखाई देता है, सीआरएफ दिखाई देता है, कार्डियक प्रॉब्लम्स दिखाई देते हैं, तो कैंसर और सीआरएफ का तो डायरेक्ट वर्णन आयुर्वेदिक ग्रंथों में नहीं है। या प्रेशर कुकर हम इस्तेमाल करते हैं, या माइक्रोवेव इस्तेमाल करते हैं, ऐसे साधनों का वर्णन तो आयुर्वेदिक ग्रंथों में नहीं है। तो लेकिन क्या हम इस्तेमाल नहीं कर सकते? करते हैं ना। तो इसका आयुर्वेदिक विमर्श कैसे किया जाए, इनको कुछ, इसके लिए कुछ तत्व चाहिए, कुछ शास्त्र चाहिए। व्यवहार बदल चुका है, लेकिन उसका तत्व और शास्त्र अगर बन जाए, आइसक्रीम आ गया है खाने में, हमारे पिज्जा आ गया है, तो इनका सबका अध्ययन कैसे करें, इसके लिए कुछ हमें तत्व चाहिए, शास्त्र चाहिए। ऐसा कुछ मुझे वाग्भट में दिखाई नहीं दिया, वो मुझे चरक में दिखाई दिया। शायद उनको जरूरत ना पड़ी हो, तो जिनका समावेश आयुर्वेदिक ग्रंथों में किया गया नहीं है, ऐसा जो व्यवहार हमें अब दिखाई पड़ रहा है, ऐसे
इस ऐसे प्रश्नों का सामना करने की ताकत ये मुझे वाग्भट में नहीं दिखा दी। क्षमा करें, मुझे ये मेरा धृष्टता नहीं है, लेकिन मैं जो मुझे दिखाई पड़ा वो बता रहा हूँ आपको। तो शायद वाग्भट की अपनी अपनी मर्यादा है। जैसे कि आप देख सकते हैं कालिदास जी है, तो कालिदास जी की अपनी एक जो अच्छा बड़ा अच्छा है, लेकिन कालिदास जी का नाटक का कैनवास बड़ा छोटा है। शाकुंतल या बाकी जो नाटक है कालिदास जी के तो उनका कैनवास बड़ा छोटा है। और अगर आप शूद्रक का कैनवास देखें जो मृच्छकटिक में आपको दिखाई पड़ता है, तो मृच्छकटिक का कैनवास में इतना बड़ा कैनवास लिया है। तो जैसे होता है ना कि एक बड़ा 10 बाय 10 फीट का कैनवास लेकर उसमें चित्र निकाले, और मिनिएचर जिसको बोलते हैं मधुबनी या ऐसी, तो उन दोनों का अलग अलग परसेप्शन होता है। हम ऐसे नहीं कर सकते कि ये अच्छा है वो बुरा है, दोनों भी अच्छे ही है। लेकिन उसमें जो ताकत लगती है 10 बाय 10 के बड़े कैनवास पर चित्र निकालने की, यानी कि अनुक्त का सामना करने की, चित्र निकालने की नहीं है, अनुक्त का सामना करने की ताकत, वो मुझे वाग्भट में दिखाई नहीं दी। पुनः एक बार कहता हूँ कि ये मेरी दुष्टता नहीं है, ये सिर्फ मेरा परसेप्शन बता देता हूँ। अभी बहुत समय हो गया, 4:30 तक दिया था, एक 5 मिनट में मैं वाग्भट की पंक्तियों को पर विषय एक विमर्श करूंगा और मेरी बात मैं खत्म करूंगा। वाग्भट की पंक्तियां है वो उनका एक अलग सा अपना अनूठापन सिद्ध करती है। वो पंक्तियां है इदम आगम सिद्धत्वात् प्रत्यक्ष फल दर्शनात् मंत्रवत् संप्रयुक्तव्यम न मीमांसायां कथंचन। अभी जो कि मैं थोड़ा बहुत मीमांसा पढ़ चुका हूँ, तो मैं थोड़ा इस पर एक अपना विमर्श करूंगा। यहाँ पे कहते हैं इदम आगम सिद्धत्वात्, ये आगम से सिद्ध है जो मैं आज तक कहा है वो, उसका प्रत्यक्ष फल दर्शन भी है, वो प्रत्यक्ष फल दर्शन है, इसलिए मंत्रवत् संप्रयुक्तव्यम न मीमांसायां कथंचन। अभी यहाँ पे यह मंत्रवत् संप्रयुक्तव्यम की एक थोड़ी सी जानकारी मैं देना चाहता हूँ, क्योंकि अक्सर मंत्रवत् संप्रयुक्तव्यम और मीमांसा न मीमांसायां कथंचन, इस पर थोड़ा सा एक लोगों का कुछ गलतफहमी हो गई है, और थोड़ा बहुत मेरा अधिकार होता है मीमांसा पर, इसलिए इसकी बातें थोड़ी करता हूँ। तो मंत्रवत् संप्रयुक्त मंत्र, ये वेदों के जो वेदों के 5 भाग किए जाते हैं, उसमें एक मंत्र होता है। तो जिन वेदों के श्लोकों का इस्तेमाल प्रयोग करते समय स्मरण के लिए होता है, उसको कहते हैं मंत्र। प्रयोग समवेत अर्थ स्मारकाः मंत्राः। प्रयोग करते समय यानी कि आप याग कर रहे हैं, और याग करते समय आप लोग जब जो कुछ श्लोक बोलते हैं उसको कहते हैं मंत्र, और वो प्रयोग समवेत अर्थ क्रिया स्मारका, कि प्रयोग का अर्थ भी बताया है और क्रिया का स्मरण भी कराते हैं, ऐसे लोगों का मंत्र बोलते हैं। उदाहरण के तौर पर हम कहते हैं अक्षताम समर्पयामि। अब आप अक्षता समर्पित कर रहे हैं, वो क्या भगवान को पता नहीं चलता क्या? सब पता चलता है, लेकिन आप कहते हैं कि अक्षताम समर्पयामि और उसके बाद वो अर्पण करते हैं। तो ये क्या है? तो ये प्रयोग समवेत अर्थ स्मारका, कि मैं प्रयोग भी कर रहा हूँ और अक्षता का समर्पण किस लिए कर रहा हूँ, इसका अर्थ का स्मरण भी कर रहा हूँ, इसलिए इसको कहते हैं मंत्र। यानी कि वाग्भट का जो कहना है कि आप इसका उपयोग कैसे करें, कि मंत्रवत संप्रयुक्त, आप जब चिकित्सा करेंगे या जब आप निदान करेंगे तो ये श्लोक का पठन करो। यानी कि यहाँ पे मदन मधुकुलम्बा निम्बिशाला, ये आपको जब वमन की औषधियाँ तय करेंगे तब ये कहो, ये रटो, इसका उच्चारण करो, उसका अर्थ समझो और उसके बाद उसका इस्तेमाल करो। तो मंत्रवत संप्रयुक्तों का मतलब होता है प्रयोग समवेत अर्थ स्मारकाः मंत्रा। प्रयोग करते समय ये निदान का श्लोक पढ़ो, आपके दिमाग में आना चाहिए। अब पेशेंट के सामने पढ़ना जरूरी नहीं है, वाचार्थ लेना जरूरी नहीं है, इसका लक्ष्यार्थ से काम चलाइए। तो ये आप पढ़ो, ये आपके दिमाग में आना चाहिए। इस तरीके से उन्होंने वाग्भट की रचना की, तो इसलिए उनको एक मंत्र का एक अपना एक गरिमा प्राप्त हो जाती है वाग्भट के लेखन को। इदम आगम सिद्धत्वात् प्रत्यक्ष फल दर्शनात् मंत्रवत संप्रयुक्त, मंत्र जैसे इस्तेमाल करो। यानी मतलब क्या है कि प्रयोग समवेत अर्थ स्मरण करो,
निदान करो तब वाग्भट याद करो, चिकित्सा करो तब वाग्भट याद करो। ये सब बातें कहने के लिए वाग्भट जी कहते हैं इदम आगम सिद्धत्वात् प्रत्यक्ष फल दर्शनात् मंत्रोत्सम प्रयुक्त। अभी न मीमांसा कथंचन का थोड़ी विमर्श करते हैं। मीमांसा यानी विचार करना। अभी मीमांसा करना, इसमें आप भगवत गीता देख सकते हैं, उसमें कहा है कि ज्ञान प्राप्ति कैसे होती है, परिप्रेक्षण सेवया, और शंका नहीं निकालनी है, यानी कि उस पर आप विश्वास करो और उसके एग्जीक्यूशन के बारे में पूछो। ऐसी बात नहीं कि ये ऐसे कैसे होगा, ऐसी बात नहीं है, ये होगा। आगम सिद्धत है, प्रत्यक्ष फल दर्शन है, ये होगा। अब कैसे होगा इसकी जरूर चर्चा कर सकते हैं। तो न मीमांस्यम कथंचन का मतलब ये इसकी चर्चा ही मत करो, ऐसा नहीं है। इसकी चर्चा जरूर करो, लेकिन शास्त्र और तत्वों की चर्चा मत करो, व्यवहार की चर्चा करो। यानी कि द्राक्षसवो दीपयति, अगर चरक ने कहा है तो द्राक्षसव दीपन करेगा। अब कितना देना है, किसको देना है, किस काल में देना है, बस इस पर चर्चा जरूर हो सकती है। समझ में आया ना कि न मीमांस्यम कथंचन, इसका मतलब इसके प्रत्यक्ष फल दर्शन और आगम सिद्धत्व होने के कारण इसका फल देना स्वाभाविक है और तय है, उस पर चर्चा नहीं होगी। तो ऐसी चर्चा नहीं होगी, पर उसका व्यवहार क्या करना है कि अगर हरित की देनी है तो चूर्ण दूं या क्वाथ दूं या कुछ उसका लेह बना के दूं, इस पर चर्चा जरूर कर सकते हैं। तो मीमांसा का मतलब शास्त्र और तत्वों पर चर्चा नहीं होगी, व्यवहार पर आप चर्चा कर सकते हैं। तो ये भी आपको समझना जरूरी है। अब ऐसे ही वाग्भट को नय मीमांसम कथंचन, ऐसे इतनी शिरोधार्य मानने वाले कुछ लोग थे, आपको बता देना मैं चाहता हूँ। वैद्य शंकर सिंह गिरा से थे, खानदेश के थे। तो उनका तो वाग्भट पर इतना प्यार था कि उन्होंने अपनी जो मोटरसाइकिल थी उसका नाम भी फटफटी रख दिया था, ऐसे में मुझे किसी ने कहा है। वैद्यराज प्रताप जोशी जी, नानाजी जोशी, वैद्यराज तिरम्मा गोगटे जो गिरासे जी और नानाजी के गुरुजी थे, वो भी है। मेरे गुरुजी है वैद्य रमेश जी नानल, वो भी वाग्भट के बड़े चहेते हैं। और बाकी जो यहाँ के लोग हैं वो जो वाग्भट के प्रेमी है, प्रतिदिन वाग्भट पढ़ते हैं, ऐसे सभी महानुभावों को मैं आज प्रणाम करता हूँ और आज का मेरा वक्तव्य समाप्त करता हूँ। और मैं ये आशा करता हूँ कि जैसे मैंने चरक पढ़ लिया है, वैसे मुझ में वाग्भट भी निरंतर पढ़ने की कुछ बुद्धि आ जाए। आप सबसे अनुरोध है कि आप मुझे ज़रा प्रोत्साहित करें। अब ये दूसरे वाचन पर मेरा जो परसेप्शन हो गया है वो मैंने आपको बता दिया है। हो सकता है अगर मैं ऐसे ही पढ़ता रहा तो मेरा और भी परसेप्शन कुछ बदल जाएगा, तो ऐसे ही होने की संभावना कुछ देख सकते हैं आप। तो आप सबको धन्यवाद और मेरा अब वक्तव्य समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर को बहुत ही अलग तरीके से आपने श्रद्धांजलि अर्पित की। बहुत ही सर अभ्यासपूर्ण विवेचन। सर ये आपके विचार हमारे लिए एक डायरेक्शन है। वाग्भट संहिता ही नहीं बल्कि बाकी संहिता कैसे पढ़े, कैसे देखे, मीमांसा, वेद वेदांत ये क्यों जरूरी है, ये आज के लेक्चर से हमने समझा। सर आपका आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखे हमारे ऊपर। शायद शंका नहीं है सर कोई भी। बड़ी अच्छी बात है। अ, हाँ, सर इथेच थांबूया, चालेल? सर आपने बहुत सबको निशंक किया है, शंक किया है सर आपने। नहीं ऐसी बात नहीं है। वर्षा देशपांडे मॅडम बोलतायत सर। बिल्कुल ऐसी बात है सर, बहुत अच्छा लगा सुने। धन्यवाद वर्षा जी, मैं कभी मिला नहीं आपसे वर्षा लेकिन वालावलकर देशपांडे। अरे वर्षा तो ये तो मेरी बहन है। हेलो। हाँ अच्छा, ये वर्षा बोल रही है। अरे मिले हैं हम, वर्षा वालावलकर देशपांडे। हो, कळलं कळलं, म्हणजे आता बहुत काय तुला सुंदर काय विवेचन। बहीणच आहेस की तू माझी हाँ काय? बिल्कुल, कराड से। मोठी, बऱ्याच वर्षांनी बहीण भेटलीस पण वर्षा, मोठी बरं बहीण. वाटलं. हो ना, खरंच ओके, छान आहे. छान, खूप बरं वाटलं. ओके, थँक्यू. छान हो आहे. हो 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 हो. हाँ भेटूया भेटूया. चाल ओके, थँक्यू. बहुत चालेल, चाल थांबूया सर.
हो थांबूया. ओके सर, यही रुकते हैं सर. और वैद्यगण, थैंक यू वेरी मच.